हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं आज के हम प्रैक्टिस सेट की जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्क सहायक भर्ती दो यानी 5512 वाले जो लिपिक है, जो आपके जूनियर असिस्टेंट हैं 2024, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो देखो भैया, पेपर की डेट आने वाली है, बहुत जल्दी पेपर हो जाएगा। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो इसमें यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारा पोर्शन है वो हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता का है। क्वेश्चन नंबर पहले में कहा है जगदीश शब्द का सही सही संधि होगी, यानी जो जगदीश शब्द है इसका सही संधि क्या होगी। संधि विच्छेद की बात कर रहा है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगत प्लस ईस क्या हो गया, जगदीश। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रखा है जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता है उसे क्या कहते हैं। तो भैया उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी। ठीक है दोस्तों, पेशेंस के साथ यानी धैर्य के साथ आप बैठे रहो, बहुत जल्दी आपको शो क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। देखना कितना कम समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें तो 3 में कहा है कि अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला युग्म बताओ। तो जो पहला अनिल होता है इसका अर्थ क्या होता है, वायु, और दूसरे का होता है अग्नि। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जाता, मतलब हंस का पर्यायवाची कौन नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की यदि मैं बात करूं तो ये जो अमृत है ना, ये हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है। तो अग्नि के पर्यायवाची की यदि मैं बात करूं तो ये पावक आपका अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा है सहचार्य का विलोम शब्द है, मतलब जो सहचार्य है इसका विलोम शब्द हमसे पूछा है। तो अलगाव, सहचार्य का मतलब होता है साथ चलने वाला, और अलगाव का मतलब होता है अलग रहने वाला। दोस्तों देखो, हम जानते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, इन 4 में से एक आंसर होता है, बाकी 3 आंसर नहीं होते हैं। अगर मैं चारों ऑप्शन की व्याख्या करूंगा ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि लंबा वीडियो देखना पसंद करते नहीं है, छोटे को तो क्या देखेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं चारों ऑप्शन की व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। व्याख्या मेरे से आती है, हर ऑप्शन का चीर फाड़ कर दूंगा, चीरहरण कर दूंगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन में कम से कम 5-7 मिनट लूंगा। तो बताओ 100 क्वेश्चन को कराने में कितने टाइम लूंगा मैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ 30 से 40 मिनट में मैं 100 क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। इसलिए मैं हर ऑप्शन की व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, केवल काम की बात ओनली, और नो बकवास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात करें तो 7 में कहा है कि प्रमाणिक शब्द में मूल शब्द प्रत्यय का सही अलगाव बताओ। तो प्रमाणिक की यदि हम बात करें तो मूल शब्द वो होता है जिसमें से प्रत्यय निकालना है या उपसर्ग निकालना है, वो मूल शब्द होता है। तो यहाँ पर हमसे प्रत्यय निकलवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि मैं बात करूँ तो प्रमाण प्लस ई, ऑप्शन नंबर आपका वी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि तिलक किस प्रकार का शब्द है। ये देखिए, तिलक शब्द की यदि मैं बात करूं तो ये आपका तत्सम शब्द है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। 9 में कहा है कि राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। राजा सेवक को कंबल देता है, तो ये जो है ना सेवक को, इसमें पूछा कौन सा कारक है। तो भैया ये तो आपको पता ही होगा, यानी कंबल दे दिया, संप्रदान कारक है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें हमसे पूछा कारक के भेद बताओ। भाई कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं ना। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, है ना, इस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें तो 11 में हमसे पूछा है राम आम खाता है, वाक्य में वाच्य का रूप बताओ। देखिए, राम आम खाता है, तो यदि मैं बात करूं इसकी तो इसमें जो होगा आपका कृत वाच्य होगा, यानी कर्ता के द्वारा काम किया जा रहा है। और तो ये आपका कृत वाच्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 12 में कहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 की यदि हम बात करें तो इसका जो है आटा का आटे, ये गलत है। ठीक है, धेनु का धेनु है, छात्र का छात्रगण, और सोना का सोना ही होता है। तो बी ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। डी ऑप्शन हाँ। क्वेश्चन नंबर 13 की यदि हम बात करें तो 13 में हमसे कहा है इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है। देखिए, वायु पुल्लिंग शब्द नहीं है, कहते हैं ना वायु घूम रही है या चल रही है, ये पुल्लिंग नहीं है, बाकी सब पुल्लिंग है।
क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें तो इसमें कहा है वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं? तो भैया उन शब्दों को कहते हैं अव्यय, जिन पर लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इसमें कहा है दृश्य बहुत ही मनोरम था, इस वाक्य में रेखांकित का विशेषण बताइए। जो मनोरम है ये क्या है? तो ये मन को हरने वाला है, ठीक है ना, मन को हरने वाला है, मतलब ये मन उसका, वैसे तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो भाववाचक होना चाहिए था, लेकिन यदि हम बात करें तो इस ऑप्शन के अनुसार गुणवाचक लगा देंगे, यानी उसका गुण था कि वो मनोहर था, ठीक है ना, मनोरम था। तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 की यदि हम बात करें तो 16 में पूछ रिया है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, मतलब कवित्री कौन सा वाला सही रूप में लिखा हुआ है। तो 16 का आंसर हो जाएगा कवियत्री होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की यदि हम बात करें तो 17 में कहा है कि माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह है? तो ये जो माता पिता है इसके बीच में ये जो चिन्ह लगा है इसके बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये योजक चिन्ह है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 में हमसे कहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं करता? मतलब व्यंजन का वर्गीकरण जो नहीं करता उसकी यदि हम बात करें तो हो जाएगा आपका उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 में हमसे कह रखा है कि हिंदी की पहली सावक यानी बोलती, सबाक यानी बोलती फिल्म आला मारा किस वर्ष में रिलीज हुई थी? तो हिंदी की जो पहली बोलती फिल्म थी उसका नाम था आला मारा, ठीक है ना। ये कब रिलीज हुई थी ये हमसे पूछा है, तो भैया 1931 में रिलीज हुई थी, ठीक है। राजा आला मारा। और पहली फिल्म कौन सी थी जो मूक थी, बिना बोलती थी, वो थी आपकी हरिश्चंद्र। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो 20 में कह रखा है अंधा युग किसकी रचना है? मतलब जो अंधा युग रचना है या यूं कह दो अंधा युग जो लिखी है वो किसने लिखी है, ये हमसे पूछा है, तो धर्मवीर भारती ने लिखी है अंधा युग। आगे हम बात कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। 20 में क्या कहा, हमें जो है ना ये गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पढ़कर हमें अगले क्वेश्चनों के आंसर बताने हैं, ठीक है। तो भैया बड़ा हल्का है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 21 किस प्रकार दिया है। 21 में ये पूछा है आपसे और बता दो भैया, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा उसको पढ़ करके इसका आंसर है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाते हैं। तो 22 और 23 भी देख लो, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। ये तो गद्यांश वाले क्वेश्चन है, ये तो आपको पढ़ के इनके आंसर लगाने ही है। क्वेश्चन नंबर 25 भी देख लो, 25 में क्या कह रखा है भैया। और क्वेश्चन नंबर 26 से हम बात करेंगे शुरू, ठीक है ना। चलिए 26 में क्या कहा है, 26 में हमसे कहा है कि सो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। इस पंक्ति में अलंकार का प्रयोग है, मतलब कौन से अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है क्वेश्चन नंबर 26 में हमें ये बताना है। तो उपमा अलंकार का, यानी जहाँ उपमेय में उपमान की प्रधानता पाई जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 के। 27 में क्या किया है, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस साक्षी, ए बतियां सुन रूखी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की यदि मैं बात करूं तो यह वियोग श्रृंगार रस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हरि के लिए एक भक्त प्रार्थना कर रहा है कि अखियां जो है हरि के दर्शन की भूखी हैं, तो वियोग श्रृंगार रस है, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 हमारा इस प्रकार है। इसमें हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। तो निम्नलिखित में से सही वाक्य की यदि हम बात करें तो देखो भैया, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये बात आपकी सही है, बाकी बातें गलत है, ठीक है। ऑप्शन गलत है, देखो अनेकों गलत है, पत्र धनबाद गलत है, बहुत से उपयोगी शस्त्र बंदूक शस्त्र नहीं है अस्त्र है, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 में क्या कहा है कि अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? तो अष्ट माने कितना होता है? 8। तो यहाँ पर द्विगु समास हो गया, जिसमें संख्या बताते हैं वो द्विगु समास होता है। क्वेश्चन नंबर 30 की यदि हम बात करें तो 30 में क्या कह रखा है कि जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यों के लिए एक शब्द है, मतलब जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे भैया अकिंचन कहेंगे। अकिंचन यानी अत्यधिक गरीब, गरीबों से भी गरीब।
तो 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के, 15 कंप्यूटर के, 20 यूपी जीके के और 20 का जीके। तो अब 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर उसके रीजनिंग के मैंने लगा दिए हैं। सामान्य बुद्धि परीक्षण की यदि हम बात करें तो रीजनिंग को ही कहते हैं। इसमें देखो क्या करना है, ऊपर की जो फालतू की बकवास है इसे मत पढ़ो, इसे देखो कथन दिया है। क्या कथन दिया है, इस कथन का आंसर बताना, हमें क्या बताना है। देखो भाई कैसे करेंगे हम। कथन दिया है हमें कि सभी कुत्ते शेर हैं और सभी शेर बिल्लियां हैं। मतलब जितने भी कुत्ते हैं वो शेर हैं और सभी शेर क्या हैं, बिल्लियां हैं। तो इनमें से कौन सा निष्कर्ष निकलेगा, रीजनिंग का सवाल है, आपसे आता ही होगा। यदि नहीं आता तो देखो मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों ही निष्कर्ष यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 में क्या कह दिया, खाली संख्या बतानी है हमें यहाँ पर। यानी ये जो है पहले माइनस का 7 है, फिर माइनस का क्या है, माइनस का 3 है, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की यदि हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे, देखो 7 में कितने जोड़ दिए हमने, 7 में प्लस के 4 जोड़ दिए तो माइनस का 3 बचा, और माइनस के 3 में फिर मैं प्लस के 4 जोड़ दूंगा, नहीं प्लस का, हाँ प्लस का 5 जोड़ूंगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा, और 2 में फिर मैं 6 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 8। तो आपका 2 आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रखा है, जरा इसको भी सुन लो। 33 में कहा है क्या, मतलब हमें कथन दे रखा है 33 में, ठीक है। ये दिया नीचे कथन, और इस कथन का आंसर बताना हमें। देखो कैसे कथन दिया, क्या सरकार को प्लास्टिक के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब सरकार को जो है प्लास्टिक का जो उत्पादन है उसको बढ़ावा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमसे 33 में यही पूछा है, ठीक है ना। तो देखो मैं बताता हूँ कैसे। पहले में कहा है कि हाँ इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा, दूसरे में कहा नहीं इस निर्णय से प्लास्टिक उद्योग से होने वाले प्रदूषण के लिए रास्ता खुलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 की यदि हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 वाला सही है। क्यों, क्योंकि प्लास्टिक के उत्पादन को ज़्यादा बढ़ावा दे देंगे तो भैया प्रदूषण बढ़ेगा। वैसे भी प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, सरकार इसको कम करने का प्रयास कर रही है। क्वेश्चन नंबर 34 की यदि हम बात करें, 34 में क्या कह रखा है, ये कह रखा है कि कौन सा शब्द दी गई सूची के प्रवृत्ति का अनुसरण करता है। 34 की हम बात कर रहे हैं तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखो एनिमेटिक, एरिक्रेटिक, कैस्ट, स्टेप और इंटेक, और ये हो जाएगा, ये टॉर्च हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 में क्या कह रखा है, देखो ध्यानपूर्वक पढ़ लो इसे भी 35 को। इसमें कहा है 35 में हमसे कि ये कह रिया है, दिए गए बैन आरेख में उस समूह को पहचानिए जो उन अभिनेताओं को निरूपित करता है जो गायक है लेकिन इंजीनियर नहीं है, जो गायक है लेकिन इंजीनियर नहीं है। तो भैया बी है, देखो बी, बी में अभिनेता भी हो गया और बी में गायक भी हो गया, लेकिन इंजीनियर वाला ये वाला सर्कल बच गया, तो ऑप्शन नंबर बी में बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 में कहा है कि रोहित, रोहन और रानी 3 ऐसे प्रशासनिक कार्यालय में अपने फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ की 9वीं जगह पर खड़ा है, रानी अंत में 14वीं जगह पर खड़ी है। रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं, रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र हैं। अगर रानी आरंभ से 20वीं जगह पर है तो कतार के अंत में कौन है। देखो भैया बड़े अच्छे तरीके से लाइन बना करके इस क्वेश्चन को पढ़ करके समझ करके आप करोगे तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 19। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, क्या कह दिया भैया, क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे ये कहा है कि जो ये आपका है ना, क्या बाईं ओर एक पैटर्न के साथ आकृति दी गई है, ध्यानपूर्वक देखिए, बताइए कि दाईं ओर तीन चित्रों में से कौन सा पैटर्न की दाईं आकृति के हिस्से में समान दिखाई देगा। तो दाईं आकृति में यदि समान की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर देखो यहाँ देखो बी हो जाएगा राइट आंसर। इसको देखना है और कुछ नहीं करना, दायां हिस्सा देखना कौन सा दिखाई देगा। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 में हमसे क्या कहा है, 38 में हमें कथन दिया है, हमें कार्यवाही देखनी है इसमें। क्या देखो यहाँ पर ये कह दिया है, प्रति वर्ष बड़ी संख्या में लोग दूषित जल पीने से मर जाते हैं। कार्यवाही क्या है, यानी सरकार को क्या करना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहे हैं हम।
तो इसमें ये करना चाहिए, देखो सरकार को तुरंत प्रभावित को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। नहीं भाई, सहायता से क्या होगा, ये गलत है। लोगों को उपयोग के लिए, शुद्ध जल का उपयोग करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, बी वाला सही है कि इनको शिक्षित करो कि भाई गंदा जल है, गंदे जल को मत पियो। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 में क्या कहा है, जरा देख लें इसको भी। 39 में कहा है, यदि कोई पानी की टंकी 3/16 भाग 15 मिनट में भरती है तो उस टंकी को कितने मिनटों में भरा भर देगी। तो देखो टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भर रही है। अब फुल टंकी को कितने टाइम में भरेगी, यही हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 39 में। तो 65 मिनट में भरेगी। अब यदि हम बात करें तो इसको हल कैसे किया जाएगा है भैया। तो देखो इसको इस तरह से हल किया जाएगा। टंकी का 3/16 भाग भरता है 15 मिनट में, तो टंकी का शेष भाग कितने भरेगा, यानी एक में से 3/16 घटा दूंगा तो कितना आएगा 13/16। और 3/16 भाग भरता है 15 मिनट में, तो 13/16 भाग यानी 13/16 गुणा 16/3 गुणा 15 बराबर 65 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। एक बार वीडियो को रोक लो या स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्यूशन देख लो इसका, यही आपका राइट आंसर होगा। आगे जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, इसमें क्या कहा है ध्यान दीजिए। चार बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है। उनमें से उनके जन्म 4-4 वर्ष के अंतराल में हुए हैं, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कितने वर्ष की होगी, भैया 9 वर्ष की होगी। देखो 4 का योग निकाल लो, तो 60 चौक कितने होगा, 6 चौक 24, 240। फिर 4-4 का अंतर है और बच्चे कितने हैं 4। ठीक है, जब इसको हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 40 का। कैसे करेंगे जरा ये भी देख लो। मानो पहले बच्चे की आयु हमने x वर्ष मान ली, दूसरे कितनी हो गई 4 वर्ष बड़ा है, तीसरा 8 वर्ष बड़ा है, 8 वर्ष मतलब 4-4 का अंतर है ना, चौथा फिर उससे 4 वर्ष बड़ा है। जब इन सबको मैं जोड़ूंगा यानी x+4 x+8 x+12 बराबर कितना आ जाएगा 60। अब जब एक एक्स ये एक एक्स ये एक एक्स ये एक एक्स ये कितना हो गया 4x, और इधर कितना है 60। और 4 4 और 8 12, 12 12 24, यानी 60 में से मैं 24 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 36। अब ये 4 इसकी भाग में आ जाएगा तो कितना हो गया 36/4 हो गया। अब 4 से जब 36 को मैं भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 9। आंसर मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लो। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा है कि बैंगनी यानी पर्पल के सामने कौन सा रंग आएगा, मतलब जो बैंगनी है ये पर्पल जो है ये इसके सामने कौन सा रंग आएगा। तो इसमें देखो दो कॉमन वाला पासा ले लो। ठीक है, देखो पर्पल, ये भी ब्लू, ये भी ब्लू। ठीक है ना, और रेड से रेड कट जाएगा तो मेरे ख्याल से देखो ये ब्लू, ये भी ब्लू, ये रेड और ये रेड। तो भैया कौन बचा, पर्पल और येलो बचा। तो मेरे हिसाब से येलो इसका आंसर होना चाहिए। और भैया येलो को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, पीला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रखा है जरा इसको देख लीजिए। मतलब ये कह रखा कि 13 2 4 30 आ गया, ऐसे ऐसे यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, देखो इसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ तुम्हें कि कैसा कर रखा। देखो ये है आपका 13, 13 दूनी 26, 26 में 4 जोड़ दिए 30, 15 चौका 60, 60 में 5 जोड़ दिए 65, और 12 पंजे 60, 60 और 8 कितना आ जाएगा, 60 में 8 जोड़ दूंगा तो 68। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें क्या कह रखा है, देखो कथन दे रखा, फालतू की बात छोड़ दो, यहाँ आ जाओ डायरेक्ट। क्या है कथन सुन लो। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 43 यानी 43। देखो ये कह रहा है सभी ग्रह तारे हैं, सभी तारे चंद्रमा है। तो देखो ये बात तो होने वाली है नहीं पॉसिबल। कैसे करते हैं, इसमें डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, लो मैं बना कर दिखा देता हूँ आपको। ये कह रखा है इसमें क्या, सभी ग्रह तारे हैं, मतलब ये हो गए आपके ग्रह। देखो ये हो गए ग्रह, अब चल जा, ये हो गए ग्रह। और कह रहा है सभी ग्रह क्या है आपके, तारे हैं, ये हो गया तारे। फिर सभी तारे, सभी ग्रह तारे हैं, सभी ग्रह तारे। फिर कह रही है सभी तारे चंद्रमा है। अब जितने भी तारे हैं ये सब क्या हो जाएंगे, ये चंद्रमा हो जाएंगे। अब यदि हम बात करें तो इसमें कह रहा है कुछ तारे ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहे हैं। कह रहा है कुछ तारे ग्रह हैं, तो भैया तारे अंदर को जाएंगे, ग्रह कुछ वाला निकलेगा सही। कह रहा है कुछ चंद्रमा ग्रह हैं, तो ये चंद्रमा है, और अंदर को जाएंगे तो अंदर को जाने पर कुछ मिलता है, बाहर को आने पर कुछ और सही मिलता है। तो मेरे ख्याल से
मेरे हिसाब से ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है, और दोनों किस में दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर डी में दे रखे हैं, आपके दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रखा है, ये कह रही है हमसे कि निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा तृणभक्षियों, बाघों और जानवरों के बीच संबंध दर्शाता है। तो देखो, जो तृणभक्षी होते हैं और जो बाघ होते हैं और जो जानवर होते हैं, इनको कौन सा ऑप्शन आपका दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रहे हैं। तो देखो, बाघ और जानवर दोनों किसके अंदर आते हैं, तृणभक्षी के अंदर, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें क्या कह रखा, कथन है भैया। कैसे, सुनो, कथन और निर्णय, क्या निर्णय निकलेगा ये हमें बताना है। देखो ध्यान दो इधर, इसमें कह रखा है कि गुणवत्ता एक मूल्य होता है, सही बात है, गुणवत्ता एक मूल्य होता है। और यदि हम बात करें तो दूसरे में कह रखा, भारत शिक्षा के लिए काफी धन का आवंटन कर रहा है। अब कौन सा निर्णय निकलेगा वो हमें बताना है। तो क्या कह रहा है, देखो, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा, ये बात ठीक है भाई, गुणवत्ता एक मूल्य है और शिक्षा के लिए काफी धन का आवंटन कर रही है भारत सरकार, तो इससे भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा, ये बात ठीक है। केवल विधिनीय से ही शिक्षा की गुणवत्ता में, देखो अगर केवल कहीं कैद है तो ये बात गलत है। तो 45 का आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी केवल पहला कथन सही है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, रीजनिंग के भी सवाल खत्म हो गए। अब हम बात करते हैं सामान्य जानकारी की, यानी जीके जीएस के प्रश्नों पर अब हम चर्चा करेंगे। 46 में हमसे कहा है कि जोरवे कल्चर एक चाकोलिथिकल पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में आधुनिक में से किस भारतीय राज्य में है। देखिए, जोरवे कल्चर की हम बात करें, और चाकोलिथिक का मतलब होता है ताम्र पाषाण कालीन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका महाराष्ट्र, यानी जोरवे कल्चर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में था। क्वेश्चन नंबर 47, केवल्य कौन से धर्म से संबंधित है। तो केवल्य की यदि मैं बात करूं तो जैन धर्म से संबंधित है, जो महावीर स्वामी थे ना, उनको केवल्य कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA का गठन किस वर्ष में हुआ था। अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था ये हमें बताना है। तो भैया 1928 में हुआ था, ठीक है। हाँ, इसके जो है, इसमें भगत सिंह भी शामिल थे और आपका वो थे आजाद, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 की यदि हम बात करें, 49 में पूछा, जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। मतलब 1947 की बात करें, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था, तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो ये भैया क्लीमेंट एटली थे। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। 50 में हमसे कहा है कि देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। मतलब क्वेश्चन नंबर 50 की यदि मैं बात करूं तो जो ओडिशा राज्य है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है देवमाली। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। 51 में क्या कहा हमसे, 51 में कह रखा है कि केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता। केरल में जो समुद्री तट है उसके रेत में भरपूर मात्रा में पाया जाता है आपका थोरियम, और थोरियम का सबसे बड़ा भंडार केरल में है, मालाबार तट पे है। क्वेश्चन नंबर 52, संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी। मतलब संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, ये अध्यक्ष थे, बाकी 6-7 अन्य सदस्य भी थे। ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी, KM मुंशी, ऐसे इस तरह से, मोहम्मद सादुल्ला। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो या ऐसे करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो भैया ये तो भारत में जो सबसे बड़ा होता है वो कौन होता है, संसद है नी। संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि जनजाति की सूची में से किसको निकालना है, ये शक्ति प्राप्त है संसद को, ठीक है। और यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति की मोहर से ये काम पूरा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करें तो 54 में कहा, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है। मतलब ग्राम प्रधान के प्रधान का कार्यकाल पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 54 में। तो प्रधान 5 साल के लिए बनता है। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर हम बात करें तो 55 में कहा है
कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद के सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की योग्यता से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 की यदि मैं बात करूं तो ये 52वां संविधान संशोधन है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 56 में कहा है हमसे किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्स कहा जाता है। 56 में पूछा, तो जो सेंट्रल बैंक है ना, इस सेंट्रल बैंक को क्या कहा जाता है, द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 57 की यदि हम बात करें, इसमें कहा है किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसे अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वो थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में हमसे क्या कहा है, 58 और 59 दोनों एक साथ निपटा लेते हैं। तो 58 में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहले भारतीय थे। तो भारत रत्न किस पहले भारतीय को मिला था, क्वेश्चन नंबर 58 में यही तो पूछा है। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था। ठीक है ना, हाँ ये साइंस से संबंधित थे, साइंस के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 59 की यदि हम बात करें, किस वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था। तो अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे आपके जेसी बोस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की यदि हम बात करें तो 60 में क्या कहा है, इसमें कहा है हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। तो भैया हेलीकॉप्टर के आविष्कार की यदि हम बात करें तो वो किया था ऑप्शन नंबर बी, यानी सिकोर्स्की ने। ठीक है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा है, जरा इसको भी ध्यान पूर्वक समझ लीजिए भैया। 61 में कह रखा है कि हाल ही में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है। मतलब प्रित्जर जो आर्किटेक्चर पुरस्कार है 2023 वो किसे मिला है, हमसे ये पूछा है। तो भैया डेविड और ये क्या है, चिपरफील्ड को, डेविड चिपरफील्ड को मिला था। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा 95 और ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में भारतीय डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर जीता, इसके निर्देशक कौन थे। ठीक है ना, इसके निर्देशक की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की, तो वो कार्तिकीय गोजावलेस थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 63 में कहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री राज्य रास्ता श्री योजना की शुरुआत की। यानी पथश्री और राज्य रास्ता श्री मतलब सड़क से संबंधित है, रास्ते से संबंधित है। ये योजना किसने शुरू की थी, पश्चिम बंगाल ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में हमसे पूछा है कि हाल ही में चर्चा में रहा नासा का आर्टेमिस मिशन 2 का संबंध किससे है। तो आर्टेमिस मिशन 2 के संबंध की यदि हम बात करें तो ये आपका चंद्रमा से था। नासा की बात कर रहे हैं तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है कि नासा, हाँ भारत की तो इसरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में हमसे कहा है कि अप्रैल 2023 में WHO ने किन दो देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया था। तो 2023 में WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित जो किया था वो देश थे आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी अजरबैजान और तजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो भैया, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, ये कह रिया है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी सीपीयू जो है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट होती है। 66वां क्वेश्चन था ये। 67 में हमसे कहा है कि ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है। मतलब कौन सी पीढ़ी थी जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा था। तो ये थी भैया आपकी दूसरी पीढ़ी। ठीक है ना, ट्रांजिस्टर का प्रयोग। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की, 68 में क्या कहा, जरा इसको भी ध्यान पूर्वक देख लीजिए। इसमें कहा है मानव बुद्धि के यांत्रिक की जांच करने वाला होता है। तो मतलब मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करने वाला कौन होता है, ये हमसे पूछा है। तो भैया ऑप्शन नंबर बी, यानी संज्ञानात्मक विज्ञान। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। 69 में क्या कहा है, 69 में हमसे कहा है कि लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है। लेजी
लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम हमसे पूछा है, तो भैया के नियरेस्ट नेइबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 70 की। 70 में क्या कहा है, कंप्यूटर का अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है में लेजर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब किसमें लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो भैया जो माइक्रो ओवन होता है ना, माइक्रोवेव ओवन, इसमें लेजर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखो दोस्तों, 70 क्वेश्चन 30 मिनट में खत्म कर दिए हैं। बताओ इससे ज्यादा फास्ट क्या होगा। अगर मैं चारों ऑप्शन की व्याख्या करूंगा ना तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आजकल के पढ़ने वाले बच्चे कुछ ऐसे हैं कि एक एक मिनट की, डेढ़ डेढ़ मिनट की, 30 30 सेकंड की शॉर्ट वीडियो देखते हैं, रील देखते हैं। अब 1 मिनट की वीडियो देखने वाला 1 घंटे की वीडियो कैसे देख लेगा। इसलिए अगर मैं चारों ऑप्शन की व्याख्या करूंगा तो क्वेश्चन भी लंबा और आपका वीडियो भी लंबा हो जाएगा। लेकिन केवल काम की बात, क्वेश्चन और आंसर की बात कर रहे हैं, यही हमारी प्रैक्टिस है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, ठीक है। और हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट भी हमने डाल रखे हैं और लगातार चल रहे हैं। डेली इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट डालते हैं हम, वो भी देख लेना। बीपीएस एजुकेशन AR चैनल को सब्सक्राइब करो, सर्च करो, इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। 30 35 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मैंने डाल दिए और डेली डाल रहा हूँ अभी भी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 में हमसे कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा LISP को किसने विकसित किया था। मतलब जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इसकी जो प्रोग्रामिंग भाषा है उसका नाम है LISP। इसको किसने विकसित किया था, ये हमसे पूछा है। तो भैया जॉन मैकार्थी ने किया था इसको विकसित, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की यदि हम बात करें तो 72 में क्या कहा है, 72 में हमसे कह रखा है कि ये कह रखा है कि कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या है। मतलब ये जो IDN दिया है 72 में, हमें इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी I से इंटरनेट और D से हो जाएगा डोमेनिक नेम। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। 73 में क्या कहा, जरा इसको पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। 73 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेवा इंटरनेट आयोगकर्ता के कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किया जाता, किसी भी पीसी के इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देता है, वो कौन है, ये हमें बताना है। तो भैया 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंटरनेट टेलीफोनी, ऑप्शन नंबर सी। 74 की हम बात करें तो 74 में क्या कह रखा है, जरा ध्यान दीजिए इस पर। 74 में हमसे कहा है कि MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। मतलब MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये हमसे पूछा है। तो भैया इट्स वेरी सिंपल, क्वेश्चन नंबर 74, यानी कंट्रोल+D, डी से डायलॉग्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 75 की यदि हम बात करें तो 75 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित विधि में से कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरे दाएं के लिए ही तो पूछा है, तो कंट्रोल के साथ क्या लगाएंगे हम, R। देखो दाया क्या होता है, राइट होता है ना, तो कंट्रोल+R से होता है राइट, और राइट को ही अंग्रेजी में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, दाया। क्वेश्चन नंबर 76 की हम बात कर रहे हैं। 76 में हमसे पूछा है कंप्यूटर पर लॉगिंग नाम और पासवर्ड को सत्यापित करने के लिए किस रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर पर लॉगिन करेंगे नाम पासवर्ड को सत्यापित करने के लिए, तो वो आपके लिए जाना जाता है अर्थो टेक्नीशियन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रमाणीकरण। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। 77 में हमसे क्या कहा है, जरा इसको भी ध्यान दीजिए। तो 77 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है। तो स्प्रेडशीट के उदाहरण की यदि मैं बात करूं तो पहला ही हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की, तो 78 में क्या कह रखा है, जरा इसको भी ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। 78 में हमसे पूछा है कि
ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो भैया ईमेल के आविष्कार करने वाले की यदि मैं बात करूं तो ईमेल का आविष्कार करने वाले थे आपके शिवा अय्यादुरई, ठीक है ना। शिवा अय्यादुरई थे ईमेल का आविष्कार करने वाले। भाई हम बात करें टिम बर्नर्स-ली तो इन्होंने डब्ल्यू का आविष्कार किया था, यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। मैं चारों ऑप्शन की व्याख्या यूं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। देखो अभी भी 35 मिनट हो गए और 35 मिनट कंप्लीट हो गए और अभी 80वें क्वेश्चन पे हम आ गए, ठीक है ना। अभी 20 क्वेश्चन हो रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि 40 या 45 मिनट में पूरा वीडियो खत्म कर दें, पूरे 100 क्वेश्चन पूरे कर दें। तो 80वां क्वेश्चन इसमें क्या कह रखा है 80 में कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है। देखिए कंप्यूटर के मूल कार्य की यदि हम बात करें तो इनपुट सही है, स्टोरेज ये भी सही है, प्रोसेसिंग ये भी सही है, मतलब ये सभी ठीक है। ऑल ऑफ दीज इनमें से ये सभी ये कंप्यूटर के मूल कार्य हैं, ठीक है। अब भैया जो जूनियर असिस्टेंट है, मतलब जेई, जैसे जूनियर ऐसे असिस्टेंट यानी 5512 की जो भर्ती है जूनियर असिस्टेंट की हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की, तो इसमें 20 नंबर का उत्तर प्रदेश का जीके पूछा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी। क्वेश्चन नंबर 81, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान यानी CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की यदि हम बात करें तो ये आपके उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में है। क्वेश्चन नंबर 82 की यदि हम बात करें इसमें कह रखा है उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? मतलब घनी आबादी उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है, ये हमसे पूछा है। तो गाजियाबाद है। जनसंख्या घनत्व इसका ही तो सबसे ज्यादा है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। 83 में हमसे पूछा है कि निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो भारत के उत्तर प्रदेश के कौन से, मतलब उत्तर देखो आंसर तो मैंने बता ही दिया, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। यानी किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर प्रदेश। और कहाँ पर किया गया है? रामपुर में। क्वेश्चन नंबर 84 की यदि हम बात करें तो गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है? तो भैया गोकुल ग्राम योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश का जीके तो हम पढ़ ही रहे हैं। ये किससे है? दुग्ध उत्पादन से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 85 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबंधित करेंगे? तो मतलब उत्तर प्रदेश के जो लोकायुक्त हैं अगर वो अपना त्यागपत्र देंगे, इस्तीफा देंगे, तो वो किसे देंगे? तो भैया उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को देंगे, ठीक है ना। और राज्य के भी लोकायुक्त होंगे तो वो भी अपना त्यागपत्र कैसे देंगे? राज्यपाल को, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं गवर्नर। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। 86 में कहा है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, ये हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 86 में। तो ये भैया आपका फुर्सतगंज में है। फुर्सतगंज कहाँ पड़ता? रायबरेली में या अमेठी में? बताओ। रायबरेली में पड़ता। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? मतलब इन चारों में से एक जनजाति ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और उत्तराखंड में भी पाई जाती है। तो वो है भैया थारू जनजाति। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में से ही तो उत्तराखंड बना है 2000 में। 2000 में पहले उत्तराखंड था कहाँ? ये तो बच्चा हमारा बच्चा है उत्तराखंड, हमारा बेटा है, हमने उसका निर्माण करा, हमारे अंदर से ही तो निकला। क्वेश्चन नंबर 88 की यदि हम बात करें तो 88 में ये क्या कह रहा? 88 में कह रखा है कि किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? मतलब किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है, ये हमसे पूछा है। तो भैया उसके नवाब वाजिद अली शाह। ये कौन थे? ये नवाब थे। कहाँ के? लखनऊ के। क्वेश्चन नंबर 89 में हमसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है ये हमें बताना है। तो भैया आपका जो जेता है ना, ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, बाकी ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 यानी 90 में हमसे क्या पूछा है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था, द्वारा करवाया गया था। तो आगरा की जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण करने वाले व्यक्ति की यदि हम बात करें तो वो शाहजहां थे, ठीक है। और दिल्ली का औरंगजेब ने कराया था। 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। 91 में क्या कहा जरा ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में?
सर्वप्रथम यानी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92, इसमें क्या कहा है? 92 में हमसे कहा है कि गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो भैया जो प्रयागराज से हल्दिया का है ना, इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कितनी है? एक, लगभग 1600 किलोमीटर है। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग भी है। जलमार्ग संख्या एक है, प्रयागराज से हल्दिया। हल्दिया कहाँ पड़ता है बताओ? पश्चिम बंगाल में पड़ता है क्या? क्वेश्चन नंबर 93 की यदि हम बात करें तो 93 में हमसे पूछा है क्या? ये पूछा है कि सूची ए का सूची दो से मिलान करो। इधर दिया है क्षेत्र और इधर दिया है खनिज, यानी कौन सा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेता हूँ। देखो ये इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, अब चारों ऑप्शन आ गए। तो देखो भैया, अगर हम बात करें सोनभद्र की, ठीक है, तो सोनभद्र का जो होगा वो आपका, सोनभद्र किसके लिए प्रसिद्ध है ये हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 93 है। और 93 की यदि हम बात करें तो सोनभद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। देखो, इसका हो जाएगा चौथा। भाई हम बात करें इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो है आपका सीसा बालू के लिए प्रसिद्ध है। ललितपुर की हम बात करें तो ललितपुर आपका तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और मिर्जापुर बचा नॉन प्लास्टिक फायर के लिए। देख लो कौन सा है। ए का हो जाएगा चौथा, बी का दूसरा, यानी ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कह रखा? इसमें हमसे कहा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं पे ध्यान देना भैया। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है और मेरे ही नाम से यूट्यूब चैनल का नाम है, यानी वीपीएस, वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो वीपीएस एजुकेशन एआर। दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला निश्चित ही होगा। और देखो, मेरा एक अपना और डायलॉग है कि लाइफ तुम्हारी है, प्रॉब्लम तुम्हारी है, तो उसको सोल्व भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपको नंबर लाना है, एक गोल्डन चांस है 5512 में, तो इस गोल्डन चांस को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत ये है कि डेली प्रैक्टिस सेट निकालो। आपके लिए मैं डाल ही रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आप कहाँ से हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लग रहा है। यदि डेली आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेली प्रैक्टिस सेट डालूंगा। अभी तो ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, पहले मैं रेस्पॉन्स देखता हूँ। अगर अधिक से अधिक बच्चे इसे लाइक करते हैं, देखते हैं, तब मैं प्रैक्टिस सेट डालूंगा। और जो मुझे लाइक सही से नहीं मिले और कम व्यू व्यू मिले तो मैं नहीं भी डाल सकता। आपका कर्तव्य ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में चैनल को शेयर कर दें, उनसे भी वीडियो देखने के लिए कहें। जितने ज़्यादा लाइक कमेंट और व्यूवर्स होंगे देखने वाले, तभी मैं डालूंगा, वरना इसे स्टॉप कर दूंगा। उधर हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो डेली में डालता हूँ। क्वेश्चन नंबर आप देख लेना, बीपीएस एजुकेशन एआर सर्च करके इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट डाल देना, निकल ही आएंगे। बहुत प्रैक्टिस सेट डाल दिए और डेली डाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 94 की यदि हम बात करें तो कह रिया कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। देखिए, अलीगढ़ में ताले बनते हैं, बिल्कुल सही है, ताला नगरी कहते हैं इसे। मुरादाबाद में पीतल का सामान बनता है, बिल्कुल सही है, पीतल नगरी कहते हैं इसे। और फिरोजाबाद में कांच की चूड़ी बनती है, इसे चूड़ी नगरी या सुहाग नगरी कहते हैं। मेरठ में चाकू नहीं, चाकू नहीं, मेरठ में कैंची बनती है। मेरठ में कैंची बनती है, चाकू तो रामपुर में बनते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा, नहीं वाला पूछा था ना, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। हमसे पूछा है कि हस्त निर्मित कागज का निर्माण कहाँ निर्माण होता है। मतलब हस्त निर्मित मतलब हाथ के द्वारा बनाया जाने वाला हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है, तो ये उत्तर प्रदेश के जालौन में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 95 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 की यदि हम बात करें तो 96 में क्या कहा है? 96 में हमसे कहा है गीडा है, मतलब ये जो गीडा है ना, GIDA, इंग्लिश में लिखते हैं इसे गीडा, GIDA। तो गीडा की हमसे फुल फॉर्म पूछी है।
तो भैया गीडा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गाजियाबाद मत लगा देना, गाजियाबाद मत लगा देना, आपका गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, 97 में क्या कहा है कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। मतलब ये जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है ये उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है, ये हमसे पूछा गया है। तो भैया उत्तर प्रदेश का जो जिला रामपुर है, मुरादाबाद और बरेली के पास में, यहाँ पर है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 98 की, तो 98 में हमसे क्या कहा है, इसे भी सुन लो। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है ना, ये बांध है, कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसकी यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 98 की, तो अहरोरा है, अड़वा है, बघेलखंड भी है, भदुआ बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 99 की, तो 99 में क्या कह रखा है हमसे, इसमें 99 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 99 की यदि मैं बात करूं, गेहूं में प्रथम है, जौ में प्रथम है, गन्ने में प्रथम है, चावल में नहीं है। चावल में तो प्रथम आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है आपसे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं, पहली बार आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है भैया, प्लीज इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हैं। मैं फ्री में, देखो बड़े बड़े यूट्यूबर को तो सब देखते हैं, पैसा देते हैं, ऐप पे वीडियो फीस कटवाते हैं, तब कोर्स खरीदते हैं। मैं सारी चीज़ें फ्री चलाऊंगा, बशर्ते ये है कि हम भी टारगेट को प्राप्त कर लें। वो टारगेट कैसे प्राप्त होगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप इसे लालच समझ लो, कुछ भी समझ लो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़। और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, आपको वीडियो सर्च करना ना पड़े। और जितने भी आपके फ़ोन में सोशल मीडिया की साइट है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब जगह इसको शेयर कर दें। आप कहाँ से हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कहाँ से हूँ ये भी मैं बता दूंगा। फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 100, अंतिम क्वेश्चन, चाहे जो भी हो, वो मैं देता हूँ होमवर्क के लिए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन है, हल्का हो भारी हो। अंतिम क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना। बाकी आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों मेरा नाम वरिंद्र प्रताप सिंह है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए शानदार जबरदस्त धन्यवाद, थैंक यू।